हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नरक नाशक सीरीज की फोर्थ कॉमिक्स नरक आहुति का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नरक नाशक नागराज में अब तक अपने अस्तित्व की खोज में एक और नरक नाशक नागराज नागतांत्रिका नगीना के साथ निकल पड़ा है एक दुर्गम सफर पर, जिसमें उसकी पहली मुठभेड़ होती है काल योद्धा कालदूत से। तो दूसरी ओर एक अज्ञात महाशक्ति पापाध्यक्ष की अपराध परिषद की बैठक में नागराज का निर्माता कौटिल्य नागमणि एक मृत बालक के नरक नाशक बनने की मार्मिक कथा सुना रहा है। कथा जो नरक नाशक में नागमणि की शख्सियत के अमानवीय पहलुओं में पिता पुत्र के भावनात्मक संबंधों का समर है, जिसमें शैतान बनकर आती है नियति और उसके पिता शंकर साहिनी शंकर सहनसा। नागमणि इस भय से ग्रस्त है कि नियति के रूप में नरक नाशक के जीवन में आया बदलाव पिता पुत्र के अलगाव का कारण ना बन जाए। इसके अलावा समय की विसात पर कई अलग अलग किरदार भी अपनी मोहरे चल रहे थे, जिनकी चालें मानवता का भविष्य निर्धारित करेंगी। नरक नाशक की जीवन गाथा का यह रोमांचक व भावनात्मक वर्णन आप पूर्व कॉमिक्स क्रमश नरक नाशक, नरक नियति और नरक दंश में पढ़ चुके हैं, जो कि आपको ये सभी कॉमिक्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की कॉमिक्स। किसी अनजान जगह पर अभी के समय में संसार का सबसे विलक्षण चोर, जो समय की किसी भी धारा में कुछ भी चुरा सकता है, जिसके बारे में दुनिया सबसे कम जानती है, जिसके बारे में यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि वह खुद किस समय काल का है। तुम्हारी यही विशेषताएं तुम्हें हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयुक्त बनाती हैं। तुतैन तू, ये मेरा सौभाग्य है अंधेरी दुनिया के खुदा, जो आपने इस नाचीज को अपने किसी योग्य समझा। अभी तो हमने सिर्फ समझा ही है, हमारी समझ को सत्य सिद्ध करके दिखाओ तुतेंतु। हमें समय धारा में लोप हो चुका नागतांत्रिक विस्तार वापस चाहिए। परंतु ये कैसे संभव है? आप जानते हैं कि मैं समय धारा में सिर्फ निर्जीव वस्तुएं ही चुरा सकता हूं। किसी जीवित प्राणी को समय धारा से निकालने की शक्ति और सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मैंने ऐसा करने की चेष्टा की तो मेरा संपूर्ण अस्तित्व समय धारा में विलीन हो जाएगा। बिना प्रयास किए पराजय स्वीकार करने वाला कभी शीर्ष पर नहीं पहुंचता। मैं जानता हूं वह कौन सा शीर्ष है जिस पर तक पहुंचने की तुम्हें लालसा है तुतेंतु। 3 फन वाले नाक की वह अद्भुत चमत्कारी त्रिफुना मूर्ति। त्रिफुना मूर्ति यानी त्रिफुना कपोल कल्पना नहीं, वास्तविकता है। वास्तविकता अर्थात यथार्थ वही है जो हासिल हो, अन्यथा सब कुछ मिथ्या है। कपोल कल्पना है। सवाल यह है कि इस कल्पना को वास्तविकता बनाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो समझ लो, यह वह हद मेरे आदेश की सीमा रेखा से आरंभ होती है। मेरे आदेशों का अनुसरण करते जाओ। तुम समय धारा में सिर्फ निर्जीव वस्तुओं को ही उठा सकते हो, तो सर्वप्रथम तुम्हें उस निर्जीव को प्राप्त करना होगा जो तुम्हारे इशारों पर विषधर को समय धारा से निकाले। हम अपनी अन्वेषण यात्रा का शुभारंभ कहां से करने वाले हैं नागराज? इस शिवलिंग के स्थापना स्थल की खोज हम स्वयं महादेव की नगरी से करेंगे, यानी वाराणसी, काशी से, काशी के घाट से। काशी से? बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं हम लोग। देखो, गंगा आरती शुरू हो रही है। कहते हैं स्वयं महादेव की जटाओं से निकली मां गंगा की आरती से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। नागराज, यहां बनारस में? टन टन, अद्भुत! नागराज द्वारा गंगा आरती, ऐसा मनोरम और अकल्पनीय दृश्य तो केवल काशी में ही हो सकता है। मानव सभ्यता की सबसे प्राचीनतम नगरी, जहां महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ स्थापित हैं। हम अपनी अन्वेषण यात्रा काशी विश्वनाथ से ही आरंभ करेंगे।
शायद हमें इसके अलावा कहीं जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। नागराज, नागराज, सही कहा नागराज। यहाँ आने के बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काशी में मृत्यु पाने वाले सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। खुशकिस्मत है कि तू नगाल के हाथों अपना अंतिम संस्कार कराने जा रहा है। नगाल? ये तो लगता है जैसे हमारी ही प्रतीक्षा में यहां बैठा था। ये तो कोई राक्षस है, भागो। इसका मतलब कोई है जिसे यह मालूम था कि हम काशी आने वाले हैं। यहाँ बच्चे, बूढ़े और महिलाएं काफी बड़ी संख्या में हैं। अगर भगदड़ मची तो गजब हो जाएगा। इसे कोई हरकत करने से पहले ही रोकना होगा। नगाल की शक्तियों से वाकिफ नहीं है तू नागराज। मुझे स्पर्श करने वाला प्राणी कोड़ का शिकार हो जाता है। देख, तेरे नागों के शरीर कैसे कोड़ में गल रहे हैं। नगाल के शरीर से निकले ये गलगोले तेरा हश्र भी तेरे सैनिकों जैसे करेंगे। अगर नागराज की शक्तियों का से वाकिफ होता तो ऐसा करने की बेवकूफ़ी नहीं करता। मेरे विष तीर विष के सामने संसार का कोई भी जीवाणु विषाणु नहीं टेक सकते। देख, मुझे गलाने का दम भरने वाले तेरे गलगोले खुद ही पानी बन रहे हैं। तुझ पर गलगोलों का असर भले ही ना हो, पर इन मासूम बच्चों पर जरूर होगा। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना नागराज। तुम्हारे जिस्म अगर एक भी हरकत की तो मोटर बोट से चिपके ये गलगोले इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के शरीर से चिपटते नजर आएंगे। क्या चाहते हो तुम? ठन। मेरी चाहत बहुत छोटी सी है नागराज। तुझ पर वार करने का रिस्क मैं नहीं लूंगा। ये गंडासा उठा और खुद ही अपना सर धड़ से अलग कर दे। मुझे पता है नन्हे मुन्ने बच्चों से बहुत प्यार है तुझे। इसमें जान बचती है तेरी, तो आज इनकी जान बचाने के लिए तुझे अपनी जान की कुर्बानी करनी होगी। अगर तूने मेरा कहना ना माना, एक क्षण के भीतर गलगोले इनके मुलायम जिस्मों को कोड़ में गलते हुए होंगे। जल्दी फैसला कर। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। बच्चों को छोड़ दो। यह क्या कर रहे हो नागराज? और कोई रास्ता नहीं है नगीना, मुझे यह करना ही होगा। नहीं नागराज, भैया रुक जाओ। नगाल जैसे दोयम दर्जे के प्यादे से मैंने नागराज के सामने 5 मिनट से अधिक टिकने की उम्मीद नहीं की थी, पर इसने तो कमाल कर दिया। फिर भी ये नागराज को मार पाने में सफल होगा, इसमें मुझे संदेह है। बहरहाल जो भी हो, नागराज की अन्वेषण यात्रा से नगाल उसे जितना रोक सके उतना अच्छा है। उस दौरान नागमणि अपनी कहानी का अंतिम भाग समाप्त करेगा, और यदि नागराज नगाल से बच गया तो नागराज को भी। समय आ गया है प्रोफेसर कि आप नागराज उत्पत्ति कथा के अंतिम अध्याय को संपन्न करें। सभी मेहमानों से मैं पुनः उनके स्थान ग्रहण करने का आग्रह करता हूं। अवश्य पापाध्यक्ष। पापाध्यक्ष वे सभी मित्रों, ये कथा अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस महागाथा का अंतिम अध्याय, जिसने पिता पुत्र के रिश्ते और मेरे इंसानी जज्बातों व भावनाओं पर कायम हुए विश्वास को भी दी एक बेहद दर्दनाक नरक आहुति। मेरे हथियार, जिसके लिए जर्मनी के नंबर 1 किलर ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी सिल्विया हुड ने एक सप्ताह के 7,000 करोड़ डॉलर खर्चे थे, उसे नीलामी में हासिल कर फौरन ही अपने मकसद को पूरा करने निकल पड़ी। इस बात से अभिन्न कि ये अमोघ वस्त भले ही थामा उसने हुआ था, परंतु उसका आह्वान सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता था। मेरे ही आदेशों पर कार्य कर रहा था वे। हम कहाँ जा रहे हैं सिल्विया? इतना उतावलापन क्यों? अब तो तुम्हारे इस एक हफ्ते के हर पल पे मेरा अधिकार है ना नरकनाशक? बेशक। और मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवाएं हासिल करने के लिए तुम्हें जो रकम खर्ची है उसकी एक पाई भी जाया जाए। उसके बारे में निश्चित रहो नरकनाशक। सिल्विया हुड कभी घाटे का सौदा नहीं करती। वैसे भी हम अपने मुकाम तक पहुंचने ही वाले हैं। नीचे देखो, तुम्हारी पहली मंजिल सामने नजर वाला आता ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में कूदना है क्या मुझे? सही समझे। इस ज्वालामुखी के भीतर एक मंदिर है। उस मंदिर में स्थापित मूर्ति चुरानी है तुम्हें। बस इतना सा काम? ये इतना सा काम नहीं है। उस मूर्ति की रक्षा एक अत्यंत दुर्दांत कबीला करता है, क्योंकि नरकनाशक के द्वारा मोक्ष प्राप्ति करने वाला है। रिलैक्स, मैं यूं गया
और यूं आया। हमारी मंजिल अब ज्वालामुखी से सरपट, परंतु वह मंजिल ही क्या जिसके राहें दुर्गम न हो, उन विषमताओं से अभिन्न था नारक नाशक जो उसके लिए घात लगाए बैठी थी। ओह, अचानक हुए उस हमले से सरपट और उसके मालिक को संभलने का मौका ही ना मिला। धड़म! फौरन ही उसने अपने आप को हमलावरों से घिरा हुआ पाया। तुम निषेध क्षेत्र में हो, यहाँ आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। फौरन वापस लौट जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। नरकनाशक कहीं भी अपने जाने के लिए किसी की अनुमति का मोहताज नहीं है, और कुछ कहने लायक तो तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। नाग, इसकी कलाइयों से नाग निकल रहे हैं। प्रत्युत्तर में किए गए हमले में से उसे भाला क्या क्षति पहुंचाती। बर्ची भाले कभी ब्रह्मास्त्र का कुछ बिगाड़ पाए हैं क्या भला? अपनी हसरतें पूरी भी कर लो, ये कोई आम इच्छाधारी नाग नहीं मालूम होता, ये कोई विलक्षण नाग मानव है। और इस विलक्षण नाग मानव का नाम है नरकनाशक, जो कि अब जंगली कबीला नरकनाशक बनने वाला है। परंतु अगले ही पल जो अप्रत्याशित घटना घटित हुई उसकी कल्पना भी नहीं की थी नरकनाशक ने। बहुत हो चुका, अब इस नाग मानव को उसकी औकात बतानी ही पड़ेगी। अपने असली रूप में आने का समय आ गया है साथियों। इच्छाधारी नेवला मानवों में का कबीला था वह। नेवला मानव, चीर डालो इस नाग को। नाग और नेवेले प्राकृतिक शत्रु होते हैं। प्रकृति ने दोनों चिर शस्त्रों को आमने सामने कर दिया, और प्रकृति ने यह नियम बनाया था कि नेवला सदैव नाग के ऊपर भारी पड़ता है। उफ! उस पर चलते फिरते हलाहल विष के जल जले को झंझोड़ने की गलती कर दी इन्होंने। बहुत शौक था मुझे झंझोड़ने का। अपने दांत और पंजे इनसे दूर रखो, इसके रक्त में तीर विष मिला हुआ है। शक! मेरे कहर को खुद से कैसे दूर रखोगे तुम त्रिशर्पी? नागराज की उन अद्भुत विलक्षण नाग शक्तियों का सामना कर पाना उन इच्छाधारी नेवला मानवों के बस की बात नहीं थी। जैसे तूफान अपनी राह में आने वाली हर चीज का सफाया करके आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही बढ़ चला था वह अपनी मंजिल की ओर। त्रिशर्पी उसके भीतर में समा चुकी थी। हमें उन्हें इस विलक्षण नाग मानव से विषय में सूचित करना होगा। ज्वालामुखी के भीतर मंदिर, आज तक न सुना न देखा। ऐसा क्या खास है इस मंदिर की मूर्ति में जिसके लिए सिल्विया हुड इतनी मोटी रकम खर्च करने को भी तैयार है? तेरा कार्य समाप्त हुआ सरपट। यहां से आगे का सफर मुझे खुद ही तय करना पड़ेगा। इस ज्वालामुखी की दीवारों की ठंडक बता रही है कि ये काफी समय से सुस्त अवस्था में है, पर भीतर तो दूर दूर तक कोई मंदिर नजर नहीं आ रहा। मुझे और नीचे बढ़ना होगा। जाने कितनी ही गहराई तक उतरता चला गया वह, आखिरकार उसे अपनी मंजिल नजर आई। मुझे लग रहा था कि सिल्विया कोई गलतफहमी हुई है, पर यहां तो वाकई एक मंदिर है। उस सुप्त ज्वालामुखी के गर्भ में स्थित वह रहस्यमय निर्जन मंदिर जाने क्या राज छुपाए बैठा था अपने भीतर। अगर मंदिर है तो फिर मूर्ति भी जरूर होगी। अरे, इस दरवाजे के पीछे और भी असंख्य दरवाजे हैं। यह मंदिर तो कोई तिलिस्म लगता है, पर सवाल यह है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, किस दरवाजे को चुनूं। यहाँ चारों ओर हवा की गंध और हल्का धुआं फैला हुआ है, पर इस स्थान पर तो कोई हवन कुंड नहीं है। इसका मतलब इनमें से किसी एक दरवाजे के पीछे हवन कुंड स्थित है। इस दरवाजे के नीचे से धुएं की लकीर निकल रही है, यानी यही असली दरवाजा है और बाकी सब नकली हैं। मूर्ति तो यहां भी कहीं नजर नहीं आ रही। यहां तो इस विशालकाय हवन कुंड के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता इस हवन कुंड से गुजरता है। मुझे इस चलते हुए हवन कुंड में कूदना होगा। तिलिस्म तोड़ने का ये उसका पहला अनुभव था। वह नहीं जानता था कि अचूक तिलिस्म वही होता है जिसके हर चरण, हर मोड़ पर विषमताएं इतनी जटिल हो कि उन तक धावक की कल्पना भी ना पहुंच पाए। ओह, हवन कुंड की अग्नि विशालकाय नाग रूप लेकर मुझ पर छपट रही है और मुझे कुंड की ओर बढ़ने से रोक रही है। मेरी तीर विष फुकार इन लपटों को शांत कर देगी। ओह,
यह तो पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। मेरी विष फुकार ने इस आग में घी का काम कर दिया है। नागराज के लिए अगर स्थिति विकट थी तो मेरे लिए भी महानगर में परिस्थितियां विषम होने की कगार पर थीं। पर उद्दंड होती परिस्थितियां और दुश्मनों पर लगाम लगा करने की पूरी तैयारी कर चुका था मैं। मुझे पता था कि तुम मेरे बुलावे पर जरूर आओगे। मेयर शंकर साहनी उफ शंकर सहनसा, बेटी कहाँ है मेरी? सुरक्षित है अब तक। नियति को एक खरोच भी आई तो बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे मैं। तुम ऐसा ना कर सको इसलिए ऐसी हिकामत करनी पड़ी मुझे। इन फोटोग्राफ्स पर एक नजर डाल लो। संसार के सबसे घातक और जहरीले नाग तुम्हारी बेटी के पहरे पर लगाए हैं मैंने। यह स्थान कौन सा है यह तुम 7 जन्म में भी पता नहीं लगा पाओगे। पर एक बात जान लो, मैं इन सभी नागों को हर घंटे के अंतराल पर एंटी वेनम ट्रैंक्विलाइजर दे रहा हूं, जिसकी वजह से ये किसी को डस नहीं सकते। और अगर डस भी लें तो इनका जहर निष्क्रिय होगा। लेकिन अगर मैं मर गया तो किसी भी वजह से 1 घंटे में इन नागों को एंटी वेनम ट्रैंक्विलाइजर का डोज नहीं दे सका तो इनका विष सक्रिय हो जाएगा। फिर तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि तुम्हारी फूल सी नाजुक बच्ची का क्या हाश करेंगे। नहीं, क्या चाहते हो तुम? नाग शक्तियां जिनके बल पर तुम शंकर सहनसा बने बैठे हो, नागमणि द्वीप से प्राप्त किए हुए हला, शूल, प्रजनाद, 10 लहरी, नागकंठी और नागमणि और वह इच्छाधारी नाग राजकुमार विश्वप्रिय, ये सब तुम्हें कैसे मालूम? यह फिलहाल तुम्हारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास चिंतित होने के लिए इससे बड़े कारण मौजूद हैं। मसलन कुछ ही देर में 1 घंटा बीत जाएगा। अगर तुमने निर्णय लेने में विलंब किया तो मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें हर वह चीज देने को तैयार हूं जो तुम्हें चाहिए। बस नियति को कुछ नहीं होना चाहिए। गुड, आगे के निर्देश मैं तुम्हें फोन पर दूंगा। पर इस बात का क्या प्रूफ है कि तुम नाग शक्तियां मिलने के बाद नियति को छोड़ दोगे? जानते हो मेयर, हम दोनों काफी मामलों में एक समान हैं। हम दोनों में ही इतनी कुवत है कि इतनी ताकत है कि जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बन सकें। दुनिया के सबसे बड़े कमीने हैं हम दोनों। पर हम दोनों सिर्फ एक ही जगह मात खाते हैं। हम दोनों ही बाप हैं। भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं, हैवान नहीं बनने देती। मेरे भीतर का शैतान कहता है कि हर उस साख को नेस्ते नाबूद कर दूं जो मेरे विश्व अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने की राह का रोड़ा बने। लेकिन मेरे शैतानी मस्तिष्क पर वे भावनाएं भरा दिल हावी हो रहा है जिसे मेरे बेटे ने धड़कना सिखाया है। अगर मुझे नियति की जान लेनी पड़ी तो शायद उम्र भर अपने बेटे की आंखों में आंखें न डाल सकूं। मेरे इंसानी दिल पर शैतानी दिमाग हावी हो जाए, ऐसा कोई काम न करना मेयर। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अपनी नाग शक्तियां मुझे सौंप दो। अब बदले में एक बाप का वादा है कि वह तुम्हारी बेटी की जिंदगी बख्श देगा। उसके बाद अपनी बेटी को लेकर यह शहर, यह देश छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाना जहां नरक नाशक ताउम्र भी चाहे तो नियति को ढूंढ ना सके। तुझ में और मुझ में तो जो फर्क है वे जल्द ही तुझे पता चल जाएगा नागमणि। बस एक बार नियति मुझे सुरक्षित मिल जाए। उस घड़ी उस पल में अपने खिलाफ बुने जा रही षड्यंत्र के उस जाल से अनजान था जो जल्द ही मेरे साम्राज्य को जलजले की तरह निगलने वाला था। स्वामी शंकर सहनसा के मोहरे बिल्कुल सही बैठे हैं। स्वामी जानते थे कि नरक नाशक की नीलामी में नागमणि किसी भी हाल में उन्हें या उनके सेवक बुलडॉग को शामिल नहीं होने देगा। इसलिए उन्होंने ये कार्यभार तुम्हें सौंपा। बस एक बार नागराज वह मूर्ति लेकर यहां आ जाए, फिर तुम्हारे इस काम का इनाम खुद बुलडॉग देगा तुम्हें। सिल्विया, हुड और तुमने वाकई बखूबी इस काम को अंजाम दिया है। अपनी टपकती हुई लार वापस गटक ले सड़क छाप कुत्ते। शंकर सहनसा का आदेश मानना मेरी मजबूरी सही, पर तुझ जैसे शैतान की जान निकालने में सिल्विया एक पल भी नहीं हिचकेगी। सिल्विया हुड फिलहाल एक अनसुलझी पहेली थी जिसका जवाब सिर्फ समय के पास था। पर नरक नाशक जिन तिलिस्मी भूल भलैया रूपी पहेलियों में उलझा हुआ था, उसके जवाब उसे स्वयं ही तलाशने थे। अग्निका, इस हवन कुंड की अग्नि को पी जाओ। उफ फ्राज, ये अग्नि प्राकृतिक नहीं बल्कि तिलिस्मी है।
मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूं। मेरी शीत किरणें कुछ ही क्षणों में तुम्हें चपेट में ले ली थी। इन अग्नि लिप्टों को शांत कर देंगी। उफ, कभी सोचा नहीं था कि अग्नि भी मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्या तुम अपनी शीत किरणें से इस हवन कुंड की अग्नि को बुझा सकती हो शितिका? कोशिश करती हूँ राज। शितिका अग्निका को हवन कुंड की तिलिस्मी अग्नि से बचाने में भले ही सफल हो गई, पर उस अग्नि का सामना वह 2 पल से अधिक ना कर सकी। ऐसी भीषण अग्नि, मैं मूर्छित हो रही हूँ। वाकई ये अग्नि प्राकृतिक नहीं बल्कि तिलिस्मी है। इसका मुकाबला तिलिस्मी या तंत्र शक्ति ही कर सकती है। तो फिर तक्षिका जरूर इस बला से निपट सकती है। मैं अपनी तंत्र शक्ति का लगा दूंगी, पूरी लगा दूंगी राज। उफ, नहीं राज, अपनी संपूर्ण तंत्र शक्तियां लगाने के बावजूद मैं इस हवन कुंड की अग्नि का मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ। यह अत्यंत ही उच्च कोटि का तिलिस्म है। इस तिलिस्म को पार पाना तो इसकी कुंजी ढूंढना होगा। हर तिलिस्म के भीतर भी उसे खोलने की कुंजी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस हवन कुंड और इन हवन सामग्रियों के। ये हवन सामग्री, मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? हो ना हो ये हवन सामग्री ही तिलिस्मी की कुंजी है। हवन सामग्री हवन कुंड में डालते ही हवन कुंड से उठती अग्नि लपटें शांत हो रही हैं। यहाँ सभी प्रकार की शक्तियां विफल होती हैं, वहां कल्पना शक्ति ही काम आती है। हवन कुंड में उतरता चला गया वह आचार्य। जो हवन कुंड कुछ क्षण पहले भीषण अग्नि से दधक रहा था, अब बिल्कुल बर्फ की भांति ठंडा है। ओह, यह तो अद्भुत दृश्य है। कैसा तिलिस्म है ये! हवन कुंड रूपी सुरंग के भीतर इतनी असंख्य और विशालकाय बामियां। ओह, इन बामियों से तो शस्त्रधारी नाग मानव निकल रहे हैं, शायद मुझ पर हमला करने के लिए। घुसपैठिया, इसे खत्म कर दो सैनिकों। चक, नरक नाशक पर वार करने की गलती कर बैठे हो तुम लोग। अब गलती को के खामियाजे को भुगतो। हमारे हथियार कभी भी हम पर वार नहीं कर सकते। नरकनाशक का सामना ऐसे विलक्षण प्रतिद्वंदियों से था जिनकी शक्ति और ढाल उनके घर, उनकी गगनचुंबी पाम्बिया थी। पर दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारने में जो मजा आता है वह किसी और चीज में कहाँ। ओह, ये लोग बंजी ड्राइविंग के अंदाज में अपनी ऊंची बामियों से झूलते हुए नीचे आकर मुझ पर वार कर रहे हैं। यह तो कोई विलक्षण इच्छाधारी है। क्रोधिराज देखो, शरीर में धसे खंजरों से भी इसे पीड़ा अनुभूति नहीं हो रही। एक बूंद भी रक्त की नहीं टपकी इसके घाव से। घावों से रक्त भले ही ना निकले, परंतु सिर धड़ से जुदा होने पर प्राण अवश्य निकलेंगे। ये सभी इच्छाधारी नाग हैं, मेरी नाग शक्तियां। इन पर कुछ खास असर नहीं करने वाली। इनसे निपटने के लिए दिमाग का सहारा लेना होगा। ये ऊंची ऊंची बाम्बियां इनका बचाव का सबसे बड़ा साधन है। इनके भीतर तेजी से जाकर ये अपना बचाव भी कर रहे हैं और बंजी जंपिंग के लिए इनका प्रयोग भी कर रहे हैं। ऊपर से ये बाम्बियां इतनी कंक्रीट की इमारत से भी अधिक शक्त हैं। इन विशालकाय बाम्बियों को तोड़ा नहीं जा सकता, पर इनकी नींव मेरे नाग सैनिक समय रहते खोखला कर देंगे। शीश कर डालो इसका। तब इन बामियों का हर्ष भी वही होगा जो कि भूकंप में बहुमंजिला इमारतों का होता है। धड़ाम! बामियां ध्वस्त करके ये ना समझ कि तू जीत गया लड़के। हम भूमिगत इच्छाधारी के लिए गगनचुंबी बामियां पल भर में खड़ी करना बाएं हाथ का खेल है। ओह, मेरे पैरों के नीचे बामी बन रही है। तुम यहाँ कैसे आई युवक? अपने आने का अभिप्राय बताकर आत्मसमर्पण कर दो, हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो शांत राज? शत्रु को प्राण दंड की जगह प्राण दान देने की मूर्खता करोगे? काट डालो इसे सैनिकों। नहीं सैनिकों, इसे जीवित ही बंदी बनाओ। इनमें से एक के आदेश पर ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरे के आदेश पर ये मुझे बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन सेना सिर्फ एक ही सेना नायक के अधीन होती है, और यहां तो ये दोनों ही सेना के आदेश दे रहे हैं। अजीब तिलिस्म है ये। ऐसे तो ये चूहे बिल्ली का खेल निरंतर चलता रहेगा।
अगर ये तिलिस्म है तो जरूर इसे तोड़ने की कुंजी भी इनके भीतर ही होगी। इनकी बामी तोड़ने पर ये दोबारा बना लेंगे, पर इनके धारदार शस्त्र भले ही जल्द ही मुझे अपना निशाना बना लेंगे। मुझे मामी के भीतर छलांग लगानी होगी। भीतर से भी ये सभी मामियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भूमिगत मामियों के तल में भी मामियां बन रही हैं। अगर इसके भीतर कूदोगे तो तुम्हें इसके भीतर भी मामियों को जाल मिलेगा, और उनके भीतर भी। तुम इस भूल भुलैया से कभी नहीं निकल सकते लड़के। तो गाइस, ये थी नरक नाशक सीरीज का नरक अवधि कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।